Welcome back to another video of a one dimensional motion। और आज इस वीडियो में मैं न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करने लगा हूँ, जिनको आप इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। और ये इक्वेशंस जब ड्राइव की जाती हैं तो ऑफ कोर्स कुछ अजम्पशंस को बुनियाद बना के इसको इनको ड्राइव किया जाता है। और जो अजम्पशंस हम लेते हैं, अजम्पशंस अजम्पशंस जो हैं हमारे पास, उनमें फर्स्ट अजम्पशन है कि जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग है। सो मोशन इज अलोंग ओनली अ सिंगल एक्सिस। अब ये सिंगल एक्सिस क्या हो सकता है? ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, या फिर ये जेड हो सकता है। लेकिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक वक्त में जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा होगा। जो दूसरी अजम्पशन है वो बिल्कुल जैसा कि टॉपिक के नाम से जाहिर है, वो ये है कि हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये दो बेसिक असम्पशंस है हमारे पास, जिनको हम बुनियाद बना के इक्वेशंस ये ड्राइव करेंगे। और तीसरा हम करना ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई लाजमी तौर पे गोल होता है, ठीक है। और वो गोल हमें ये बताता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हम करना ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दी हो, तो हम उसकी फाइनल पोजीशन और फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं। और ये न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन दरअसल इसी चीज की इक्वेशंस हैं कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी, तो आप उनकी उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी लेटर टाइम के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जो तीसरी अजम्पशन है, इसको हम यूं कह लें, या जो गोल है, गिवन द इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी of the object, we want to find its final position and velocity. Final position and velocity। तो ये हमारा गोल है, ये वो चीज़ है जो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो तीन इक्वेशंस हैं, आप जानते हैं उनको, लेकिन एक चौथी इक्वेशन भी है, जिसको मैं जीरोथ इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो कौन सी इक्वेशन है ये आपको अभी वाजे हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट इक्वेशन एंड देन वी गो ऑन टू ड्राइव द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रोबेबली। बट ये जो पहली इक्वेशन है, जिसको मैं जीरोथ इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, ये भी आपने पढ़ी हुई है। और अभी जब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जी ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है। तो मैं इसको कह रहा हूँ जीरोस इक्वेशन। और इसको हम ड्राइव यू करते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती हैं। तो इफ ए पार्टिकल moves with uniform speed, then V average x इक्वल्स वी एक्स। और ये जो x है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं अब जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो अलोंग x एक्सिस ले रहा हूँ। ये मेरी अजम्पशंस है।
अजम्पशन है, आप इसको वाई एक्सेस या जेड एक्सेस से भी ले सकते हैं। सिर्फ जो फिर ये लेबल है जहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, ये वाई या जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये बराबर होते हैं तो हमें पता है कि हम इक्वेशंस पढ़ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन क्या होती है। वो होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यानी इसको अगर आप अल्फाज में बयान करना चाहें तो ये यूं बनता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, अ, उसकी पोजीशन एक्स आई थी एट टाइम टी इक्वल्स जीरो के ऊपर, एट टी इक्वल्स टी आई के ऊपर। मैंने टी आई लिखा है तो हम टी आई में ही बात करेंगे। और कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी पोजीशन जो है, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होके क्या हो गई है, एक्स एफ हो गई है। और जितने टाइम में उसने ये पोजीशन एक्स आई से एक्स एफ की है वो टाइम टी एफ माइनस टी आई है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के ऊपर शो करना चाहें तो ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स आई थी एट टाइम टी आई, और वो चूंकि एक्स एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है तो टाइम टी एफ के ऊपर उसकी जो पोजीशन है वो एक्स एफ हो गई है। तो ये हमारे पास है टाइम टी एफ, और टूवर्ड्स राइट हम एक्स एक्सेस को ले रहे हैं। तो वो इस डायरेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो बनता है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या दूसरे अल्फाज में मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको यूं लिख लेते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी एक्स टाइम्स, वी एक्स की जगह पे आप वी एवरेज भी ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो वी एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी एक्स के बराबर है, टाइम्स टी एफ माइनस टी आई। आपको शायद अभी ये ना लगे कि आपने इस इक्वेशन को देखा है, बट आई एम श्योर कि आपने इस इक्वेशन को देखा हुआ है पहले, और अभी मैं इसको उस फॉर्म में लिखने लगा हूँ जिस फॉर्म में आपने इसको देखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले जो मेन फॉर्म है इस इक्वेशन की वो यही वाली है, लेट मी सर्कल इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जो फार्मूला ड्राइव किया है वो कैसे ड्राइव किया है, किन अजम्पशंस को बुनियाद बना के ड्राइव किया है, कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। समटाइम्स जो फाइनल फॉर्म होती है फार्मूला की वो मिसलीडिंग होती है। तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो ये वाला है जो मैंने राइट पे बनाया हुआ है, ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये आपने खुद डिफाइन करना होता है। तो जो मोस्ट जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे इस केस में वो ये वाला है, और इसका ओरिजिन यहाँ पे है, और हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन से कुछ फासले के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इट्स द मोस्ट जनरल केस। और आप जब इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन करते हैं और आप टाइम नोट कर लेते हैं। बल्कि यूं कहें कि आप स्टॉप वॉच ऑन नहीं करते। ठीक है, आपने घड़ी पहनी हुई है तो उसके ऊपर कुछ टाइम है, आप वो नोट कर लेते हैं, दैट्स योर इनिशियल टाइम टी आई। उसके बाद आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, और कुछ टाइम गुजरने के बाद आप दोबारा टाइम नोट करते हैं, दैट्स योर टाइम टी एफ। और आप उसकी पोजीशन नोट करते हैं जहां पे आप खड़े हैं वहीं से ही, और वो पोजीशन चेंज होके वी एक्स हो गई है। ठीक है, तो इट्स लाइक ऑब्जेक्ट ने कुछ टाइम में कुछ फासला कवर किया है। जो फासला कवर किया है वो एक्स एफ माइनस एक्स आई है, क्योंकि ये दरमियानी फासला है एक्स 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 एफ और एक्स आई का। ठीक है, और इस फासले को कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगा है वो टी एफ माइनस टी आई है, वो इंटरवल है। और जिस स्पीड से उसने मूव किया है वो वी एक्स है। और ये इक्वेशन है जो इस इन सारी चीजों को रिलेट करती है। ठीक है, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट इन सिंपलर फॉर्म जो आपने पहले देखी हुई है। और वो सिंपलर फॉर्म ये है, और क्योंकि ये हमारी फ्रीडम है हम कर सकते हैं। आप हमेशा ही जो एक्स आई है, जो इनिशियल पोजीशन है, यू कैन चूज इट टू कोइंसाइड विद योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी आप इस एक्स आई को, आप इस एक्स आई को, लेट मी अरेज इट एंड डू इट लाइक दिस, इस एक्स आई को आप हमेशा ओरिजिन के ऊपर चूज कर सकते हैं, इट्स योर फ्रीडम। सही है। और ये जो टी आई है आप इसको हमेशा ही कह सकते हैं कि
टाइम उस वक्त स्टार्ट होता है जब आपकी घड़ी के ऊपर टाइम जीरो है। ये वो एग्जांपल है कि आप बजाय घड़ी के ऊपर टाइम देखने के आप उस घड़ी में स्टॉप वॉच ओपन करते हैं और उसको बटन दबाते हैं, तो वो टाइम जीरो से स्टार्ट होगा स्टॉप वॉच का। तो आप टी आई को जीरो सेट कर सकते हैं, एक्स आई को जीरो सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस सिनेरियो में यही डायग्राम जो है ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये हमारा ओरिजिन है, और इसी ओरिजिन के ऊपर जो एक्स आई है वो ये वाला पॉइंट होगा, और आप देख सकते हैं कि आप एक्स आई चूंकि ओरिजिन के ऊपर है तो वो जीरो है। और इसी पॉइंट को आप टी आई भी ले सकते हैं, और मैंने आपको मिसाल दी कि आप यूं कर सकते हैं कि स्टॉप वॉच अपनी ऑन करते हैं तो टी आई भी जीरो हो गया, तो अब पार्टिकल इस पॉइंट से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी वी एक्स से, और कुछ टाइम के बाद इधर पहुंच जाएगा एक्स एफ टाइम टी एफ। तो अब जितना आपकी स्टॉप वॉच ने टाइम दिखाया है दैट्स द टोटल टाइम इंटरवल, क्योंकि टी आई जीरो है तो आप अगर स्टॉप वॉच 12 सेकंड दिखाती है तो 12 माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। और एक्स एफ चूंकि एक्स आई जीरो है तो जितना फासला आपने मेजर किया है वही आपका टोटल फासला होगा। तो उस सिनेरियो में ये इक्वेशन बन जाती है एक्स एफ इक्वल्स वी एक्स टाइम्स टी एफ, और जिसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं एक्स इक्वल्स वी टी। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म, और ये वो इक्वेशन है जो आपने देखी हुई है। ठीक है, आपको याद होगा एक्स इक्वल्स वी टी कि जो ऑब्जेक्ट अगर स्पीड v से मूव कर रहा है, किसी भी एवरेज स्पीड v से मूव कर रहा है और उसमें स्पीड यूनिफॉर्म है, तो टाइम t में वो कितना फासला तय करेगा वो ये इक्वेशन बताती है। दैट्स व्हाट आई कॉल द जीरोथ इक्वेशन, एक्चुअली जो बेसिक इक्वेशन टू कैलकुलेट द फार्मूला। जस्ट याद रखें कि मैंने x जो है और f जो है ये सबस्क्रिप्ट में से ये रिमूव कर दी हैं, बिकॉज अब हमारे पास एक ही एक्स है एक ही टी है, तो बजाय सबस्क्रिप्ट लिखने के हमें पता है कि ये फाइनल टाइम है और फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। और वी एक्स जो कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो एक्स लिखने की भी स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है, तो एक्स इक्वल्स वी टी। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर मोशन अलॉन्ग वन डायमेंशन। वो वन डायमेंशन अलॉन्ग एनी एक्सेस हो सकता है, एक्स वाई जी कोई भी एक्सेस हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज हाउ वी ड्राइव इट, एंड दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। सो द सेकंड इक्वेशन जो इस केस में हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, लेट्स कॉल इट एक्चुअली द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम जो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो यूज करते हैं, और उसके लिए भी कंडीशन यही है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और ये हमारी असम्पशन है बेसिक जिससे हम इक्वेशंस ड्राइव कर रहे हैं, तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी सॉरी ए एक्स जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वो किसके इक्वल होता है, ए एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये बिल्कुल वही वाली कंडीशन है जो मैंने जीरोथ इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज की है। और अब आप एवरेज एक्सेलरेशन की यहां से लिख सकते हैं जो फार्मूला था, और वो क्या था, वी एफ एक्स माइनस वी आई एक्स डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, दिस इज इक्वल्स ए एक्स। और अब इसको अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा, लेट मी राइट इट लाइक दिस, vfx minus vix equals ax times tf minus ti, or tf minus ti। सही है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने इस इक्वेशन को देख के पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। अगेन आई एम गोना डू द सेम थिंग, आई एम गोना सेट माय टाइम, इनिशियल टाइम टू जीरो। तो अगर टी आई को हम जीरो पुट कर दें, लेट टी आई इक्वल जीरो, एंड इन फैक्ट आप इसको ऐसे ही करेंगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इस कोर्स में, तो हम आप देखेंगे कि हम सिर्फ टी की बात करते हैं, एंड दैट्स द टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम टू द एंड टाइम। सही है, तो अगर टी आई को जीरो पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाती है वी एफ एक्स इक्वल्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स टी। और मैंने टी एफ को टी कर दिया क्योंकि अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही टी है, तो सबस्क्रिप्ट में एफ लिखने का कोई फायदा नहीं है।
लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि v के साथ मैंने f और i लिखा हुआ है, क्योंकि v दो बार आ रहा है तो हमें उसमें से डिफ्रेंशिएट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि पहली बात तो ये है कि ये किन चीज़ों को रिलेट कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। राइट हैंड साइड की जो पहली टर्म है वो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक ही कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं। ए एक्स जो है ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, और टी वो टाइम है। ठीक है, ये ए टी ये बताता है कि कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता रहा है। ओके, वंस दिस इज डन, अब हमने इसको ड्राइव यूं किया है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स थी और उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था। एक्सेलरेशन जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन उसको चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी वी आई से इंक्रीज होके वी एफ हो गई। तो अब जो रिलेशन बनता है इन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान, वो ये वाला रिलेशन है जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप मैथमेटिकली जानना चाहते हैं कि क्या हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली जानते हैं, तो आप इस इक्वेशन को जानते हैं, और वो इक्वेशन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जो आप मैथ में पढ़ते आए हैं। और इस इक्वेशन को आप कहते हैं फिर से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर मैं भूला नहीं हूं तो। और ये इक्वेशन फर्स्ट ईयर की मैथ में दी हुई है, जो आप कॉलेज में पढ़ के आए हैं। इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट फॉर अ मोमेंट कि ये क्या बता रही है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि ये जो y लिखा हुआ है ये एक्चुअली y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। लेट मी प्लॉट अ ग्राफ फॉर इट। सो दिस इज आवर x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। सही है, तो ये जो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, ये बताती है कि जो y कोऑर्डिनेट है ये वाला, हम इसको प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट x कोऑर्डिनेट। सही है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ये मैथमेटिक्स की फॉर्म में है। फिजिक्स में ये चीज क्या बताती है? फिजिक्स में ये बताती है कि y एक्सिस जो है ये उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो हम y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। और हम देख रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें ऊपर वाली इक्वेशन से, तो वी एफ एक्स जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। क्यों वी एफ एक्स को वाई एक्सिस के ऊपर आना चाहिए? क्योंकि वी एफ एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है कि एक्सेलरेशन कैसे वेलोसिटी को चेंज कर रहा है विद टाइम। सही है, तो वी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है विद टाइम, तो इसलिए वी एफ एक्स जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। इसको आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इट्स जस्ट अ कन्वेंशन कि आप वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए हमारे पास जो वी एफ एक्स है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। और अब चूंकि वी एफ एक्स जो है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर फिजिक्स में जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा। तो इसका मतलब है कि हम अब इस इक्वेशन में वी एफ एक्स को अगेंस्ट टाइम प्लॉट कर रहे हैं। अब देखें टाइम के साथ, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो एम है। और यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो उस क्वांटिटी के साथ जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट की है वो ए है। और एम को कहते हैं स्लोप। और ये रेशियो होती है जो क्वांटिटी हम वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं डिवाइड बाई क्वांटिटी जो हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या प्लॉट किया है? वी एफ एक्स। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या प्लॉट किया है? टाइम। तो वी एफ एक्स और टाइम की जो रेशियो होगी, डेरिवेटिव होगा, सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। उसको आप स्लोप कहते हैं, और वो स्लोप किसके इक्वल आना चाहिए? एक्सेलरेशन का। नाउ व्हाट अबाउट दिस सी? ये जो सी है ये क्या चीज है, और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग है वी आई एक्स के। सी जो है इसको मैथ में आप कहते हैं वाई इंटरसेप्ट।
और इसका मतलब होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि आप जो प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो जिस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सेस को काटेगा, वाई एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू जो है वो सी के बराबर होगी। यानी अगर मैं अब इसका प्लॉट ड्रॉ करूं एक्चुअली, लेट लेट दिस बी द प्लॉट। ये प्लॉट आप देख चुके हैं, हम पहले प्लॉट कर चुके हैं, सही है। ये यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का प्लॉट है। तो ये जहाँ पे प्लॉट काटता है वाई एक्सिस को, मैथ की जुबान में इसको कहते हैं सी, वाई इंटरसेप्ट। और फिजिक्स की जुबान में इसको कहते हैं वी आई एक्स। तो इंटरसेप्ट का आप यूं भी मतलब ले सकते हैं कि ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट के पास थी जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो इट्स जस्ट अ कांस्टेंट फैक्टर जो फाइनल वेलोसिटी में हमेशा ही ऐड होगा, और वो आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं। ठीक है। वी आई एक्स वाली जो टर्म है ये वाली, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इट्स नॉट टाइम डिपेंडेंट, आप इक्वेशन से देख सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ फैक्टर, इट्स जस्ट एन ओवरऑल फैक्टर, प्लस या माइनस जो भी होगा, इट्स जस्ट एन ओवरऑल फैक्टर जो वी एफ एक्स के अंदर ऐड हो रहा है। लेकिन वी एफ एक्स की वैल्यू चेंज किस फैक्टर के साथ हो रही है? वो इस फैक्टर के साथ हो रही है। लेकिन अगर ये फैक्टर जो है ये 30 है और वी आई एक्स 20 है, तो वी एफ एक्स जो है वो 50 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर ये 20 है तो ये बेशक 100 हो जाए, तो ये 100 में 20 ही ऐड होगी। तो इट्स जस्ट अ कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है। तो ये ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी में एक कुछ कांस्टेंट फैक्टर ऐड हो रहा है। और ये वाला जो स्लोप है, इस सॉरी ये वाला जो प्लॉट है ये वाला, इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाई वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो let me decrease the size. Oops, let me do it. Okay, that's good. So इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लें और उसका वाई एक्सिस का डिफरेंस और एक्स एक्सिस का डिफरेंस ले लें। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये फाइनल वैल्यू है वाई एक्सिस के ऊपर, ये इनिशियल वैल्यू है। दे कोरिस्पॉन्ड टू दीज स्ट्रेट लाइंस कि वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की यहाँ पे जो वैल्यू होगी और फाइनल वेलोसिटी की यहाँ पे जो वैल्यू होगी। सिमिलरली टाइम की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टी आई होगी, टाइम की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टी एफ होगी। तो ये हम ले सकते हैं टी आई एंड दिस इज टी एफ। तो यहाँ पे जो स्लोप आता है एम इक्वल्स वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। ये किसके इक्वल है? ये ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। एम जो है ये हमारे केस में एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो ये इक्वेशन बता रही है। अब क्या हो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट करने का सिंपली मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। ठीक है। तो वो जो ओवरऑल कांस्टेंट फैक्टर था वो जीरो हो जाएगा। इट शुडंट रियली चेंज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर मैं उसका प्लॉट ड्रॉ करूं कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता है तो फिर क्या चीज चेंज होगी? आप इस इक्वेशन में देखें, इन दो इक्वेशंस में जो वी आई एक्स है उसको हमने रिलेट किया है सी से, जो वाई इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया ये वैल्यू है जहां पे आपका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कट करता है। और अगर ये जीरो हो जाए तो अब ग्राफ किधर कट करेगा? पहले नॉन जीरो था तो इधर कट कर रहा था, अगर ये वी आई एक्स जीरो हो जाए तो ये किधर कट करेगा? अब इसको इधर कट करेगा। तो हमारा जो प्लॉट बनेगा इस केस में वो सिंपली यूं बनेगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट ने जो मोशन स्टार्ट की है वो रेस्ट से स्टार्ट की है। तो ये वी एफ एक्स और ये टाइम एक्सेस, और इसका अगेन स्लोप आप लेंगे तो वो एक्सेलरेशन ही आएगा। ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ्स। मैंने ये वाला ग्राफ भी प्लॉट किया था जब मैं ग्राफ्स पढ़ा रहा था। देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस, दीज आर जस्ट द कांस्टेंट वैल्यूज which you can substitute. The main thing is to understand the equation. Okay, so I have invested a lot of time on this equation because this is important. You really need to understand these things. So it's just like you keep staring at the equation and you keep thinking about it. You keep changing the factors. Vix जो है वो जीरो हो जाए, ax जीरो हो जाए, टाइम जीरो हो जाए, ये टाइम इंक्रीज हो जाए। और मैंने आपको ये मिसाल भी दी है कि कैसे ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं ये इक्वेशंस। मैथमेटिक्स में आप abstract
एक्स या वाई इस तरह की क्वांटिटीज को नाम देते हैं, बट व्हेन यू कम टू फिजिक्स यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। एंड फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये रियल क्वांटिटीज हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। और आपको मैथ में फिजिक्स के अंदर हर इक्वेशन को ऐसे देखना चाहिए। ओके, लेट्स गो ऑन, लेट्स मूव ऑन एंड ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड equation of motion, and let's second equation of motion। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको आप ड्राइव कर सकते हैं ये अजम्पशन लेके कि जब आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती तो आप क्या करते? आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी, वी आई एक्स। और फर्ज करें कि आप इस पॉइंट पे मोशन खत्म करते हैं और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई होगी, वी एफ एक्स। तो इस पूरे इंटरवल में आप एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ही रूल है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू, क्योंकि हमें पता है कि जो एवरेज है वो एंड पॉइंट्स की बात करती है, दरमियान में ऑब्जेक्ट क्या करता रहा है इसकी बात नहीं करती। तो इधर से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन लिखें तो एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी, वी एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या बनेगी, वी आई एक्स प्लस वी एफ एक्स डिवाइड बाई टू। यही बनेगी ना एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन, सही है। अब इस एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं यूज करने लगा हूं जीरोथ इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो मैंने यहां पे ड्राइव की है, ये वाली इक्वेशन। सो लेट मी एक्चुअली कॉपी इट। सो दिस इज आवर जीरोथ इक्वेशन। सो दिस इज ऑलवेज गुड विद राइटिंग ऑन कैनवस, कि आप कोई इक्वेशन दोबारा लिखनी नहीं पड़ती, आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ लेट मी पेस्ट इट, let me see if I can paste, and yes, I am successful in that. Okay, so this is zeroth equation of motion. Let me actually write it. जीरोथ इक्वेशन है हमारे पास ये वाली। और अब आप को याद होगा कि जीरोथ इक्वेशन में ये जो वी एक्स था, आल्दो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो वी एक्स वी एवरेज के बराबर होता है। तो ये वाला फैक्टर एक्चुअली वी एवरेज भी था, ठीक है, हमने इसको वी एक्स लिख लिया था। तो अगर मैं वी एवरेज की ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी एक्स की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करने लगा हूं तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स वी आई एक्स प्लस वी एफ एक्स टाइम्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और मैं इसको जो इक्वेशंस को इन जनरल टी आई और टी एफ की फॉर्म में ड्राइव कर रहा हूँ ताकि आपको ब्रॉडर आइडिया मिल जाए कि इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि आप टाइम को जीरो से स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको आपकी वॉच की मिसाल दी कि आप वॉच पे टाइम देखते हैं और फर्ज करें कि इस वक्त मेरे पास हुआ है टाइम 3:08, तो आपके पास अगर 3:08 है तो आपका वो स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा, दैट इज गन बी योर टी आई। और जब आप मोशन खत्म करते हैं तो वो 3:20 हुए हैं तो 3:20 टी एफ बन जाएगा। तो 3:20 माइनस 3:08 टी एफ माइनस टी आई जो आपके पास आएगा वो 12 मिनट आएगा, ठीक है। बट यू हैव ऑलवेज द फ्रीडम टू चूज एक्स आई एंड टी आई, ठीक है, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप टाइम कैसे मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं। एंड लेट मी एक्चुअली कॉल दिस डेल्टा टी टू सेव सम स्पेस। तो अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स 1/2, yes, 1/2 into vix times delta t plus 1/2 vfx times delta t। जी, अब वी एफ एक्स जो है ये वाला फैक्टर ये हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, और ये इसके बराबर है।
वी आई एक्स प्लस ए टी। सो लेट मी सब्सटीट्यूट इट फ्रॉम देयर। तो ये बन जाएगा 1/2 वी आई एक्स डेल्टा टी प्लस 1/2 वी एफ एक्स को आप पुट कर सकते हैं वी आई एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, चूंकि टाइम में टोटल ले रहा हूं तो मैं इसको डेल्टा टी लिख रहा हूं। हम इस बाद में टी आई को जीरो पुट कर देंगे एंड पे, लेकिन मैं इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूं। अगर आप चाहें तो स्टार्ट में भी टी आई को जीरो पुट कर लें, इट डजेंट रियली मैटर, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स, बट लेट मी एक्चुअली कीप इट प्लस। ओके, तो किधर थे हम? इनटू डेल्टा टी। सही है। तो अब ये डेल्टा टी जो है इस वी आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वी आई एक्स डेल्टा टी बनेगा विद 1/2। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हाफ वी आई एक्स टाइम डेल्टा टी हैं। तो ये हमें देंगे ये फैक्टर ऑफ 1 वी आई एक्स डेल्टा टी, यानी ये बनेगा वी आई एक्स डेल्टा टी प्लस 1/2 ए डेल्टा टी स्क्वायर्ड, और लेफ्ट साइड है एक्स एफ माइनस एक्स आई। And this is your second equation of motion in its most general form. And I want you to stare at this equation for some time to absorb it. कि ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि इनिशियली जब हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी पोजीशन एक्स आई थी अलोंग एक्स एक्सिस। हम ओरिजिन पे खड़े थे बिल्कुल इस वाले प्लॉट में, ये वाले में हम यहाँ पे खड़े थे इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो था वो इधर था जब हमने उसको देखा, और वो कुछ इनिशियल स्पीड के साथ मूव भी कर रहा था। सही है। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो इधर पहुंच गया और टाइम जो था वो टी एफ था। सो इट्स एग्जैक्टली दिस सिचुएशन। सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि आप चूज कर सकते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वही स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी एक्स आई जीरो हो जाएगा। और फिर आप ये कह सकते हैं कि जो टाइम है वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी आर इन चार्ज ऑफ दैट। तो हम टी आई को जीरो पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है उस सिनेरियो में रिड्यूस हो जाएगी, एक्स एफ इक्वल्स वी आई एक्स टाइम्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। टी के साथ टी एफ आना था लेकिन मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि दोनों ही टी एफ हैं, तो टी एफ लिखने का फायदा नहीं है। इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिर्फ टी से रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी हुई है। सही है। आप जनरली ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसको एस लिखते होते हैं, लेकिन मैंने एक्स लिखा है स्पेसिफिकली ताकि आपको याद रहे कि ये मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर ये इक्वेशन आप वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस बन जाएगी, विच एक्चुअली आई विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और वेलोसिटीज भी अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये वी आई वाई बन जाएंगे, और एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग है तो फिर हम स्पेसिफिकली उसको ए वाई लिखेंगे। अभी ये ए एक्स है, लेट मी एक्चुअली पुट द एक्स बैक। तो अभी ये ए एक्स है। सही है। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड आई स्टिल वांट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्म। बेशक आप डेल्टा टी को सिर्फ टी पुट कर दे, बट डू नॉट फॉरगेट दिस फैक्टर ऑफ एक्स आई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको ये कह लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप से कुछ फासले पे स्टार्ट होता है और वो फासला जो है वो 10 मीटर है, तो एक्स आई इज एक्चुअली 10 मीटर इन दैट केस। ठीक है। पर जब हम वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे तो फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इन इक्वेशन को वाई एक्सिस के लिए लिखूंगा, कि आप किसी दीवार पे खड़े हुए हैं और एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं। तो अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट जो है ओरिजिनल ग्राउंड ले रहे हैं तो आपको जो दीवार की हाइट है वो इंक्लूड करना पड़ेगी, एंड दैट्स योर इनिशियल पोजीशन। तो उन केसेस में ये एक्स आई जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जस्ट रिमेंबर अगेन, जैसे मैंने पहले इक्वेशन के लिए कहा कि दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, कि आपने कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना है और कैसे इन सारी चीजों को कंपनसेट करना है। एंड आई विल highly encourage you to go into the problem section of on the channel, और वहां पे देखें मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व किया हुआ है। एंड यू रियली शुड गो एंड वॉच देम एंड ट्राई सॉल्विंग द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने सारे नहीं किए हुए, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन for a particle moving along
x axis. So let's go on to derive third equation of motion. And third equation of motion actually जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे वो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक और इक्वेशन, इन इक्वेशंस को मिला के ड्राइव कर लें, और हमारा गोल ये है कि उस इक्वेशन में हम किसी तरह टाइम को एक्सक्लूड कर सकें, यानी वो इक्वेशन प्योरली हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यानी डिस्टेंसेस, एक्सेस और वेलोसिटीज की फॉर्म में हो। तो इसको हम कहते हैं, बल्कि इसको आप पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीसरी इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो मैं 3 और 2 लिख रहा हूँ, दे जस्ट आर टेलिंग अस के ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है जो हम आज के लेक्चर में ड्राइव कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की मोटिवेशन ये है कि हमारे पास जीरोथ और फर्स्ट इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, और अब मैं उनको डेल्टा टी की फॉर्म में नहीं लूंगा, सिर्फ टी की फॉर्म में लूंगा, अज्यूमिंग कि टी आई जो है वो जीरो है। तो जो जीरोथ इक्वेशन थी, let me actually write it, जीरोथ इक्वेशन। और अब आपको शायद थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि मैंने क्यों नाम दिया था इसको जीरोथ इक्वेशन का। हर लोग कोई इसको जीरो इक्वेशन नहीं कहता, जीरोथ इक्वेशन नहीं कहता, इट्स जस्ट एक्स इक्वल्स वी टी, बट इट्स हेल्पफुल। तो जो जीरोथ इक्वेशन थी वो थी एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी टाइम्स वी एक्स टाइम्स टी। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन वो थी हमारे पास वी एफ इक्वल्स वी आई एक्स, ये एक्स डी अलॉन्ग एक्स एक्सेस हैं तो सारी एक्स हैं, प्लस ए टाइम्स ए एक्स टाइम्स टी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वी एक्स था, इसमें ये आपको याद होगा कि ये एवरेज स्पीड थी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, और एवरेज हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल की एवरेज होती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे एवरेज पुट करते हैं, और ये टी जो है इधर से लेके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी एक्स जो है वो एवरेज है, और एवरेज जो है वो क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल। सही है। और ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये हम निकालें तो ये क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो ये बन जाएगा वी एफ एक्स माइनस वी आई एक्स डिवाइड बाई ए। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 ए इंटू वी एफ एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वी आई एक्स स्क्वेयर्ड। ये अगर आपको याद हो तो ये मैथमेटिक्स से वही फॉर्म थी, ये वाली, इस इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, ये मैथमेटिक्स से वही फॉर्म थी जब आप कहते हैं कि दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस की अलामत हो तो एक बार प्लस हो जाते हैं, एक बार जमा माइनस। तो इसको आप रिवर्स में देखें, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस की अलामत है तो ये उनको प्लस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई ये उनको माइनस करके लिखा हुआ है, तो इट्स जस्ट द रिवर्स फार्मूला। एंड दिस इज द एक्चुअली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी अगर आप 2a से मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशंस को तो ये बनेगा 2ax, ये एक्चुअली ax है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हमने y को इंट्रोड्यूस करवाना है तो ये हेल्पफुल होगा। तो 2ax इंटू एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वी आई एक्स स्क्वेयर्ड। एंड दिस इज द फेमस जो आप पढ़ चुके हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। और अगेन एक्स एफ माइनस एक्स आई देखें, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आप एक्स आई को ओरिजिन ले लेते हैं तो इट वुड सिंपली बी 2ax इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्वायर माइनस वी आई एक्स स्क्वायर, जिसको आप 2as लिखते होते हैं या पढ़ते होते हैं, आई थिंक, ठीक है। तो अगर हम इसमें फॉर एक्स आई इक्वल 0, ये हमारी चॉइस है। अगर कोई कंडीशन ना दी हो, अगर प्रॉब्लम में कंडीशन दी हो कि पार्टिकल स्टार्ट ही इस पॉइंट से करता है तो फिर एक्स आई नॉन जीरो होगा। तो अगर ये जीरो है तो उस केस में हमारे पास ये बनेगा 2ax एक्स। अब एक्स एफ को हम एक्स ही लिख लेते हैं इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्वेयर माइनस वी आई
एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज द इक्वेशन जो आपने पहले देखी होगी, और आपने शायद इस एक्स को जो है शायद एस देखा हो, विच इज इन जनरल, बट चूंकि अब आप बीएस में आ गए हैं तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट कि हम किस एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सही है। तो ये यहाँ पे हमारी डेरिवेशन खत्म होती है, बट आई दिस दिस इज द क्लासिक ओल्ड वे जिसमें आप ड्राइव करते हैं एवरेजेस लेके। बट आप इन्हीं इक्वेशंस को बहुत क्विकली इंटीग्रल से इंटीग्रेशन से भी यूज कर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने चूंकि कैलकुलस जो है यानी इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो एफएससी में सेकंड ईयर की मैथ में पढ़ ली है। सो लेट्स क्विकली रीड्राइव द सेम इक्वेशंस फ्रॉम इंटीग्रेशन, और आप देखेंगे कि कितना इजीली हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो let's drive the same equations using integration technique. So let's call them integrating the equations of motion. सही है। तो जो पहली इक्वेशन मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, अगेन मैं, चूंकि हमारे पास कंडीशन ये थी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन से ही स्टार्ट कर कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन से, डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं और ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव करने लगा हूँ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वो क्या थी, डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी। और अगर आप दोनों साइड्स को डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए एक्स डी टी इक्वल्स डी वी एक्स। सही है। अब हम दोनों साइड्स का इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का इंटीग्रल ले सकते हैं, जो मैं लेने लगा हूं यहाँ पे, और ये यहाँ पे। सही है। लेकिन इंटीग्रल लेने के साथ हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं, हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स डिफाइन करनी होती हैं, और ये देखना होता है कि इंटीग्रेशन जो है वो किस फैक्टर के ऊपर हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये वाली राइट हैंड साइड पे, ये टाइम डिपेंडेंट है। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है जब एक्सेलरेशन हो मोशन के अंदर। सही है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, तो लेट मी एक्चुअली एक्सप्लिसिटली राइट इट एज टाइम डिपेंडेंट। और ये ऊपर जितनी भी हमने इक्वेशन लिखी हैं, वी आई एक्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स जस्ट अ कांस्टेंट फैक्टर। लेकिन जो वी एफ एक्स है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसमें ये जो वी एफ एक्स है, लेट मी एक्चुअली राइट इट, इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये जो है वी एफ एक्स, इट्स एक्चुअली वी एफ एक्स ऑफ टी, विच मीन्स इट्स टाइम डिपेंडेंट। और यही तो हमने देखा है, राइट साइड पे देखें एक्सप्लिसिटली हमारे पास टाइम का फैक्टर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये फाइनल स्पीड जो है ये टाइम के साथ चेंज होगी, जितना टाइम ज्यादा गुजरेगा ये उतनी ज्यादा होगी। तो ये टाइम डिपेंडेंट है हमारे पास। ठीक है। और लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। यही तो हमारी बेसिक अजम्पशन थी कि ये इक्वेशंस जो हैं ये सिर्फ ऐसी मोशन के लिए वैलिड हैं जो कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन हो। तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन सिर्फ टी के ऊपर है, राइट साइड पे डी वी के ऊपर है। और लिमिट्स हमने इनकी डिफाइन करनी है, तो हम लिमिट्स क्या करते हैं, टाइम टी इक्वल्स जीरो टू टाइम टी इक्वल्स टी कर लेते हैं। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये काम करने वाला हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ टी प्राइम का। आपने ये काम शायद पहले देखा हो कि आप क्यों इसको टी प्राइम का नाम देते हैं, या जिसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं और जो लिमिट्स होती हैं उनको मुख्तलिफ नाम देते हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि हमारा इंटीग्रेंड कौन सा है, यानी जिस चीज के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या है, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो क्या है। तो मैंने जहां जहां पे टी था उस सारे को ही प्राइम, टी प्राइम कर दिया, सो इट डजंट रियली मैटर। ठीक है। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जब डी टी प्राइम को मैं इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट पुट करूंगा, तो मेरा आंसर जो है वो टी की फॉर्म में आ जाएगा। ये बातें सारी आपने कैलकुलस से सीखी होंगी। तो ये लिमिट्स मैंने डिफाइन की हैं कि जब टाइम जीरो था तब मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और जब टाइम टी हो गया तो मैं उस वक्त उसको ऑब्जर्व करता रहा। और राइट हैंड साइड पे चूंकि वेलोसिटी के ऊपर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो थी वी एक्स जो थी, और इसको भी अब मैं प्राइम कर लेता हूँ क्योंकि अगेन मैं वही काम करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की वी एक्स थी वो जब वी आई एक्स के बराबर थी, तो मैंने टाइम जीरो के ऊपर उसको देखना शुरू किया,
और जब ये वी एक्स प्राइम जो है ये वी एफ एक्स के बराबर हो गई तो फिर मैंने उसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। सही है। तो अब जब आप ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो पहली चीज ये ए एक्स कॉन्स्टेंट है, इट्स जस्ट अ नंबर, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा ए एक्स, और टाइम के ऊपर आप इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to t, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा वी एक्स प्राइम, और इसकी इंटीग्रेशन है वी आई एक्स टू वी एफ एक्स। और अब ये बन जाएगा, आप देखें, ए एक्स टाइम्स टी, लोअर लिमिट 0 है, और राइट साइड पे लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बनेगा वी एफ एक्स माइनस वी आई एक्स, और ये बिल्कुल वही फॉर्म नहीं है जो हमने ऊपर ड्राइव की है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ एक्स माइनस वी आई एक्स इक्वल्स एक्सलरेशन टाइम्स टी। सो जस्ट इन वन स्टेप आप इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन की डेफिनेशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं, और सिमिलरली हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। So for second equation of motion, use this color. So for second equation of motion, I'm gonna use the definition of instantaneous velocity, और वो क्या थी, vx equals dx divided by dt, और ये जो x है ये टाइम डिपेंडेंट है। तो अगेन आप इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, vx टाइम्स dt इक्वल्स dx ऑफ t। और ये जो वेलोसिटी है वी एक्स, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। और किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेटेड मोशन में, यानी जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा हो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस द ए टाइम्स टी। इट्स जस्ट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ऊपर प्रूव की है। ठीक है। तो ये जो वी एक्स है ये एक्चुअली वी एफ एक्स है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है। तो जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो ये बन जाएगा वी आई एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स टी, ये वी एक्स की जगह पे आ गया, डी टी इक्वल्स डी एक्स ऑफ टी। डी एक्स ऑफ टी क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अब हम अगेन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेट मी एक्चुअली डू दैट। एंड हमने फिर डिफाइन करनी है इंटीग्रेशन लिमिट्स। सही है। तो अब इस इक्वेशन में अब आप गौर करें तो वी आई एक्स मैंने आपको बताया इट्स जस्ट अ कांस्टेंट फैक्टर, ए कांस्टेंट है। तो राइट साइड पे इंटीग्रेशन टी के ऊपर हो रही है, जिसकी लिमिट्स हम क्या अब ले सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, जिसकी लिमिट अब हम ले सकते हैं टाइम टी इक्वल्स 0 to टाइम टी इक्वल्स टी, और मैं इस टी को अब टी प्राइम कर देता हूँ। और अब देखें मैंने ये वाला काम भी नहीं किया जो यहाँ पे मैंने लिखा था इधर, कि टी प्राइम इक्वल 0। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था फर्स्ट टाइम हमारे पास इंटीग्रेशन आई थी शायद इस कोर्स में। लेकिन इट ऑलवेज मीन्स, अगर आप सिर्फ 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये 0 जो है ये टी प्राइम की वैल्यू है, जिससे जैसे टी प्राइम चेंज हो रहा है विद टाइम। और पोजीशन जो है अगेन अब हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है वो किधर से किधर जा रही है, एक्स आई से एक्स एफ तक जा रही है, और इसको अब एक्स प्राइम कह लें। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो वी आई एक्स है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 to t, और ये डी टी जो है ये वाला ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये बन जाएगा डी टी प्लस ए एक्स टाइम्स इंटीग्रल 0 to t टी प्राइम डी टी इक्वल्स इंटीग्रल एक्स आई टू एक्स एफ एक्स प्राइम ऑफ टी डी टी। नहीं, डी टी नहीं है, डी एक्स है, कंप्लीट डेरिवेटिव है। सो डी। ठीक है। तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा वी आई एक्स टाइम्स टी प्लस, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये टी प्राइम स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स टाइम्स टी स्क्वेयर बाई 2, और राइट साइड पे हमारे पास जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल होंगे, तो लिमिट सिर्फ एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, तो ये बनेगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। और मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कम से कम आपको इतनी इंटीग्रेशन आती है, आप एफएससी में करके आए हैं। और अगर भूली हुई है तो इट्स नॉट अ बैड टाइम टू गो बैक टू योर एफएससी बुक्स एंड जस्ट look into that, because you need to know this, you need to learn these things.
तो दिस इज जस्ट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको अब हम फाइनल फॉर्म में मैं आपके लिए यूं लिख देता हूँ, एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, एंड दिस इज दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने ऊपर प्रूफ किया। तो आपने देखा कि आप कैसे इन इक्वेशंस को आप प्रूफ कर सकते हैं फ्रॉम integral calculus, from the basic definitions of velocity and acceleration. So this is a quick way कि अगर आपको वो long procedure याद नहीं रहते तो you can always integrate within steps, within couple of steps, and calculate the values. So it's gonna be a long lecture, but you should be ready for the long lectures now. And I'm gonna end this lecture with solving one more example. So let's do that example. And that example is sample problem 2.7, and I need to copy that sample problem. So let me actually copy that. Okay, so we are back. I have been successful in copying this example. Okay, so let's solve this example regarding things that we have learned in this video so far. और statement ये है इस problem की कि an alpha particle, okay, that shouldn't work, okay, an alpha particle, the nucleus of the helium atom, ये alpha particle के बारे में बता रहे हैं कि alpha particle क्या चीज होती है। It's the nucleus of helium atom. helium atom के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर आप वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें एटम से तो जो बाकी बचेगा उसको आप अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दैट्स व्हाट दे मींस। Travels along the inside of an evacuated straight tube 2 meters long that forms part of the particle accelerator. Particle accelerators वो devices हैं जिनमें आप particles को accelerate करवा सकते हैं। The alpha particle enters the tube at t equals 0. आप देख रहे हैं कि explicitly बताया हुआ है, अगर ना भी बताया हो तो आप इसको 0 ले सकते हैं initial time को। Enters the tube ये आपको बता रहा है कि जब दाखिल होता है तो टाइम 0 है, ठीक है, तो ये ti की बात कर रहा है। Moving at a velocity 9.5 meters per second, 9.5 into 10 to the power 5 meters per second square. This is the initial velocity because ये वो speed है जब वो enter होता है, यानी जब हम उसको enter होते देख रहे हैं. So this is the initial velocity and emerges from the other end at time t equals, तो इतने time के बाद that's our final time, ये दूसरी तरफ से निकल जाता है। If the particle's acceleration is constant, that's the basic assumption जिनके लिए हम ये equations of motion use कर सकते हैं जो हमने इस चैप्टर इस टॉपिक में इस वीडियो में ड्राइव की हैं। Then what is the acceleration? If the particle's acceleration is constant, what's the acceleration? ठीक है कि अगर ये constant है तो उसकी क्या वैल्यू है, ये हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड इज व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट लीव्स द ट्यूब, तो जब ये दूसरी तरफ से निकलता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हमारे पास जो लेंथ है ट्यूब की वो गिवन है। लेट मी एक्चुअली मेक सम स्पेस, लेट मी क्विकली मेक अ रफ स्केच ऑफ द ट्यूब। सो दिस इज द ट्यूब, सही है, and let's try to make it like this. So this is the left and right edges of the tube. Okay, it looks like a tube. और जो इस ट्यूब की लेंथ है ये कितनी है, 2 मीटर है। रिमेंबर दिस इज द लेंथ, सही है। और अब अगर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट्स से यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जिधर ट्यूब पड़ी हुई है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये लंबाई के रुख पड़ी हुई है, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो सी आप एक्स आई जो है वो पहले ही 0 ले रहे हैं और जो एक्स एफ है वो किसके बराबर है, ट्यूब की टोटल लेंथ के बराबर है जो एल है। तो इसका मतलब है जो एक्स एफ माइनस एक्स आई है, एक्स एफ माइनस एक्स आई वो किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है जो 2 मीटर दी हुई है। तो अगर आपको प्रॉब्लम की समझ ना आए तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ रफ स्केच ऑफ इट टू गेट मोर इंट्यूशन। और अभी इनिशियल स्टेजेस में आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि अभी आपको चीजें समझने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है इंट्यूटिवली, कि आप उनका इमेज माइंड में बना सकें। जब टाइम आगे गुजरेगा आपको ये चीजें बहुत अच्छी आने लग जाएंगी, तो देन यू कैन जस्ट डू द मैथ, बट एट दिस टाइम यू नीड मोर देन दैट। रिमेंबर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, तो हमारे पास इनिशियल जो स्पीड दी हुई है जिससे वो एंटर होता है, लेट्स कॉल इट वी आई एक्स, एंड दैट इज 9.5 क्रॉस 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम जो उसको लगता है टोटल, मैं इसको टी कह रहा हूँ क्योंकि इनिशियल टाइम 0 है,
और वो टाइम जो ट्यूब से निकलने में लगता है वो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻⁷ -7 सेकेंड्स। सही है। तो दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, पहली आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और दूसरा आपने फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, इट प्योरली डिपेंड्स कि आपके पास डेटा कौन सा गिवन है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, तो हमें पता है कि और लेंथ भी है, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी, लेंथ और टाइम को जो इक्वेशन रिलेट करती है दैट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें एक्सेलरेशन भी होता है एंड दैट्स द क्वांटिटी वी नीड। तो आप इसी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स, जो कि एक्स एफ माइनस एक्स आई है, इक्वल्स वी आई एक्स टाइम्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो डेल्टा एक्स जो है वो लेंथ के बराबर है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शो कराया है। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं ए एक्स के लिए, तो ये बनता है डेल्टा एक्स माइनस वी आई एक्स टी, जो गिवन है, डिवाइड बाई 1/2। ए तो हमने कैलकुलेट करना है, टी स्क्वेयर। तो आप इन सब की वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हमारे पास एक्सलरेशन आता है वो 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो ये एक्सलरेशन आता है। तो इस लेंथ के अंदर अंदर इस लेंथ के अंदर अंदर जब पार्टिकल जो था, अल्फा पार्टिकल ट्यूब के अंदर था, तो सिर्फ इस लेंथ के अंदर अंदर वो एक्सलरेट हुआ है। जब ये इससे बाहर निकल जाएगा तो फिर वो एक्सलरेट नहीं होगा, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, या तो वो कांस्टेंट रहेगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, दैट्स नॉट आवर कंसर्न फॉर दिस प्रॉब्लम। लेकिन मजीद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। और वो वेलोसिटी कितनी गेन करता है, यानी इस वी आई से कितनी वेलोसिटी वो गेन कर लेता है, ज्यादा कर लेता है क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने ये देखना है कि जब वो इस एंड से निकलता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, दैट्स द फाइनल वेलोसिटी, जो पार्ट बी है जो हमें कहा गया, और उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। दैट्स इजी, आपने ए कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, लेट मी पुल इट लिटिल अप। और फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ एक्स इक्वल्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स टी। टी भी गिवन है, ए एक्स हमने ये कैलकुलेट कर लिया है ऊपर वाले पार्ट में, वी आई एक्स हमारे पास गिवन है ये वाली वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, और ये वैल्यू आएगी 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। और हमें यही कहा गया था कि ये दो चीजें कैलकुलेट करें। सो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, लेट मी एक्चुअली हाईलाइट देम। So this is your acceleration and this is the final velocity. जो चीज आप नोट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक सेंस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताया गया कि पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। सही है। तो अब पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है, हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट्स इन टर्म्स दैट हैज अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁵, और जो फाइनल वेलोसिटी है दैट हैज अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁶। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई है इनिशियल वेलोसिटी से। तो जब वो इधर से एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी थी 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड। और जब वो 2 मीटर का फासला, 2 मीटर तक एक्सेलरेट होने में वो जितनी वेलोसिटी वो गेन करता है, गेन पे बाद में आते हैं, जिस वेलोसिटी से वो एग्जिट होता है इस कॉर्नर से, वो है 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो कितनी वेलोसिटी गेन करता है, तो दैट्स द डिफरेंस, जिससे एंटर हुआ जिससे एग्जिट हुआ। तो वी एफ माइनस वी आई कर दें तो वो उसकी वेलोसिटी गेन होगी कि कितनी वेलोसिटी उसने इस फासले के दौरान हासिल की है। Okay, so we are done for this video. I hope this was pretty long, but I just wanted to go slow and just try to make sense of everything for you. So make sure you understand it, and I will see you in next video. And if you have the questions, let me know, because you should always have questions. If you do not have questions, that's the indication that you might not have understood the things completely. So make sure that you always have question, and I'll see you